अम्मा, एक दर्द भरी बूढ़ी माँ की कहानी भाग 4। आज भी रोज की तरह अम्मा सुबह चाय की चुस्कियों के साथ खबरें पढ़ रही थी। एक खबर ने अचानक उनका ध्यान अपने ओर खींचा। उस खबर को पढ़कर अम्मा ने अखबार टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर में अपनी चाय के कप लेकर परमेश्वर अम्मा के कमरे में आया। अम्मा के हाथों में आज पेपर नहीं थी और वो किसी गहरी सोच में खोई थी। क्या हुआ अम्मा? बेटा, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है उससे ही कहीं तेजी से रिश्ते। आज एक 70 साल की बूढ़ी को कोई इलाहाबाद के स्टेशन पर अकेला छोड़ गया। इस खबर में अम्मा को अपना अति दिखाई दे रहा था। वो उस औरत के लिए बेचैन हो रही थी। क्या करेगी, कहाँ जाएगी वो? किस्मत अच्छी होगी तो कोई वृद्ध आश्रम वाले ले जाएंगे, वरना कुछ दिनों में उसकी मौत की खबर भी इस पेपर में छपेगी। आज शनिवार का दिन था। अम्मा को काम पर नहीं जाना था। उन्होंने मन ही मन कुछ ठान लिया था। परमेश्वर, हाँ अम्मा। आज पहली बार अम्मा ने परमेश्वर को उसके नाम से पुकारा था। देखो, मैं पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ। मैंने तुमसे कभी पैसे का हिसाब किताब नहीं लिया। मैं जानना चाहता हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। अरे अम्मा, तुम्हें जितनी चाहिए ले लो ना। हिसाब किताब किस लिए? तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सवाल अम्मा बनकर नहीं, तुम्हारी धंधे में तुम्हारी सहयोगी के तौर पर पूछ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ मुझे मेरी पैसे अपने मन से खर्च करने पर तुम टोकोगे नहीं। आज अम्मा का मूड परमेश्वर को समझ नहीं आ रहा था। अम्मा, मैंने कभी तुम्हारा हिसाब नहीं रखा। हिसाब में इतना अच्छा भी नहीं हूँ। कभी स्कूल गया ही नहीं, बस पैसे गिनना ही सीख पाया हूँ। तुम्हें कितने रुपए की ज़रूरत है बता दो। अगले महीने से तुम्हारे अकाउंट में एक निश्चित राशि जमा कर दिया करूँगा। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी तुम्हें कितने पैसों की मुझे ज़रूरत है। अभी मुझे कहीं जाना है, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अम्मा, मोबाइल रख लेना अपना, तुम अक्सर ले जाना भूल जाती हो। तुम्हारा सगा बेटा तो नहीं हूँ, पर कहाँ जा रही हो बता दोगी तो चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। बेटा, मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा। कोई निश्चित जगह होती तो बता देती। मैं उस औरत की तलाश में जा रही हूँ। लेकिन अम्मा, बस इसलिए नहीं बता रही थी। ठीक है अम्मा, जाओ, मैं श्याम को बुला लेता हूँ, वो तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है, कहकर अम्मा अपने कमरे से निकल गई। अम्मा वो अखबार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और उस महिला के बारे में जांच पड़ताल करने लगी। कोई रिश्तेदार है ये आपकी? हाँ, मेरी बहन है। तो ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे रेलवे स्टेशन पर? खबर तो आज आई है। एक दिन तो बेचारी ने स्टेशन पर ही गुजार दी। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। बिना कुछ खाए पिए तबीयत बिगड़ गई है उसकी। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। उसके ठीक होने पर क्या उसे हॉस्पिटल से ले जा सकती हूँ मैं? हाँ, आपकी बहन के दस्तखत चाहिए होंगे पेपर पर कि वो अपने मर्जी से आपके साथ जा रही है। ठीक है। अम्मा श्याम के साथ सरकारी हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें अपनी इस नई बहन को खोजने में। वो वृद्धा आंखें बंद किए जमीन पर पड़ी थी और उसके हाथ में सुई के जरिए ग्लूकोज पहुंचा जा रहा था। हॉस्पिटल के एक कर्मचारी से अम्मा ने पूछा, इसे जमीन पर क्यों लिटाया है? बिस्तर क्यों नहीं दिया? अरे शुक्र मनाओ कि इसका इलाज हो रहा है। बिस्तर एक भी खाली नहीं था। घर वाले ने तो इससे अपना पीछा छुड़ा लिया। हम इलाज तो कर रहे हैं, कम से कम इसका। ये कहते हुए वो कर्मचारी बेपरवाही से निकल गया। अम्मा कुछ सेकंड सुन खड़ी रह गई। तभी उन्हें सामने से एक डॉक्टर आता दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? क्या इन्हें घर ले जा सकते हैं? इन्हें बहुत कमज़ोर है,
शायद बहुत दिनों से इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया है। अच्छी खुराक से इनकी कमजोरी जल्द चली जाएगी। लेकिन इनके परिवार लोग, मुझे अपनी बहन समझो। श्याम अनार का रस ग्लास में डाल दो। वो वृद्धा अभी भी हैरान से उन दोनों को देख रही थी। ज़्यादा सोचो मत, पहले ये रस पी लो, बहुत कमज़ोर हो गई हो, डॉक्टर साहब ने बोला है। अम्मा ने रस से भरा प्लास्टिक का ग्लास उसके हाथ में दिया। ग्लास पकड़ते ही उस वृद्धा के हाथ कांपने लगे। अम्मा ने उसके हाथ को सहारा दिया और उसे रस पिलाने में मदद की। और फिर अम्मा ने श्याम को बाहर कुछ फल लाने को भेज दिया। देखो बहन, आज तुम जैसी स्थिति में हो, 4 साल पहले वही स्थिति में भी भोग चुकी हूँ। तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर अब लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा ना होता तो खुद कमाकर खाने में जो सुकून मिलता है उसे समझ नहीं पाती। हमेशा उनकी दया पर जीती और उनके लिए एक बोझ बनी रहती। उसी स्वाभिमान से मैं तुम्हें भी जीते हुए देखना चाहती हूँ। खुद को बोझ और बेसहारा मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वृद्धा रोते हुए बोली, पर जीऊँ किसके लिए? जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अपने लिए जियो। जीवन ऐसे जियो कि जब तक जिंदा हो शान से जियो, किसी का मोहताज और बेसहारा बनकर नहीं। इस उम्र में मैं क्या कर पाऊंगी? बहुत कुछ कर पाओगी, पर पहले अपनी तबीयत संभालो। बहुत कमज़ोर हो गई हो। अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी? लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हारी नहीं, अपनी मदद कर रही हूँ, क्योंकि तुम में मैं खुद को देखती हूँ। लो अम्मा, ये फल कटवा के ले आया हूँ। अम्मा ने फल से भरे प्लेट को उसके पास रख दी। अम्मा के सामने से फिर से हॉस्पिटल का वही कर्मचारी निकला। बुढ़िया के पास रस का ग्लास और कटे फल देखकर बोला, अरे ये आपकी रिश्तेदार है क्या? हाँ, क्यों? वो अम्मा के पास बैठकर धीरे से बोला, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो बेड का बंदोबस्त करा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन बिस्तर तो नहीं था, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा था। अम्मा, पैसा हो तो सब जुगाड़ हो जाता है। अच्छा, कितना पैसा लगेगा? उसने अम्मा के कान के पास जाकर कुछ बोला, इतना। पर ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, पता है यहाँ रोजाना कितना लोग आते हैं? बिस्तर का इंतजाम कैसे होगा बोलो? ब्लड बैंक के बाहर जाकर देखना कितने लोग बैठे हैं जो इंतजार कर रहे हैं बेड मिलने का। वो तो एक मरीज की अभी अभी मौत हुई है, तो एक बेड खाली हुआ है। तुम्हें लेना हो तो बता दो, वरना बहुत लोग राह देख रहे हैं। अम्मा पैसे के लिए हाँ बोलती कि वो वृद्धा बोल पड़ी, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी, मुझे घर ले चलो। लेकिन मैं यहाँ रही तो और बीमार हो जाऊंगी, ठीक नहीं होंगी। अच्छा, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। अम्मा ने डॉक्टर से बात की। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। कुछ दवाइयाँ हैं, उन्हें समय पर खिलाएगा और 3 दिन बाद एक बार मुझसे चेक कराने जरूर आइए। अम्मा ने हॉस्पिटल की सभी फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर उसे लेकर पुलिस स्टेशन गए और वहाँ वृद्धा को पुलिस के दिए एक कागज़ पर दस्तखत करने को दिया। मुझे लिखना नहीं आता। ठीक है, अंगूठा लगा दो। फिर अम्मा अपने बहन को लेकर घर की ओर निकल गई। अम्मा ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। परमेश्वर ने दरवाज़ा खोला। अम्मा के साथ उस वृद्धा को देखकर वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। अम्मा ने कहा, ये मेरा बेटा है, जैसे तुम अब मेरी बहन हो। आवाज़ें सुनकर भी परमेश्वर की पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकली। अम्मा उसे अपने कमरे में ले गई और बिस्तर पर लेटा दिया। अम्मा अपने कमरे से निकलकर परमेश्वर के कमरे की ओर जा ही रही थी कि उन्हें बहू की तेज आवाज़ सुनाई दी।
ये घर है या आश्रम? मैंने पहले अपने सास की सेवा की, फिर तुम्हारी धंधे के कारण अम्मा का ध्यान रखती हूँ। अब वो किसी और को यहाँ ले आई, ना जान ना पहचान, कल किसी और को उठा कर ले आएगी। देखो, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। घर को घर ही रहने दो, और अम्मा से कुछ नहीं कह सकते तो मुझे गांव भेज दो। दिन रात सबकी तीमारदारी नहीं कर सकती मैं। अम्मा ने अपने कदम पीछे खींच लिए और रसोई में खुद चाय बनाने चली गई। पीछे से परमेश्वर के बेटे ने आकर अम्मा का पल्लू खींचा। उसकी भोले सूरत देखकर अम्मा ने उसका नाम भोला रख दिया था। अम्मा, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? बेटा, आज कहानी नहीं, मेरी बहन आई है ना, तो आज तो उसे वक्त देना होगा। आपकी बहन मतलब मेरी दादी ना? हाँ, अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। अरे, फिर तो अब मुझे दो दो कहानी सुनने मिलेगी। मैं जाऊं उनसे मिलने? अभी नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। कल मिल लेना उनसे, ठीक है मेरा भोला? ओके दादी। मैं बाहर पार्क में खेलने जाऊं? नहीं, अपनी दीदी को लेकर जाओ, अकेले नहीं। वो तो पढ़ रही है। तो पापा को ले जाओ। मम्मी पापा तो आज लड़ रहे हैं, मुझे मार पड़ जाएगी कमरे में गया तो। आप चलो ना दादी मेरे साथ। बेटा, मेरी बहन आई है, बताया ना तुम्हें। ठीक है, तो मैं भी जाकर पढ़ ही लेता हूँ, भोला ने मायूस होकर बोला और रसोई से बाहर निकल गया। अम्मा 2 कप चाय लेकर पहले परमेश्वर के कमरे में गई। लो बहू, आज मेरी हाथ की चाय पियो तुम दोनों। अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? अपनी बहन के लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम लोगों के लिए भी बना दूं। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि एक अलग घर ले लूँ, अब मेरी बहन भी आ गई है। परमेश्वर समझ गया कि अम्मा ने उनकी बातें सुन ली है। अम्मा, लेकिन तभी परमेश्वर की पत्नी ने उसे कोहनी मारी। बेटा, आज मैं उम्र की जिस पड़ाव पर हूँ, वहाँ अब बस मेरी एक ही इच्छा बची है कि किसी को भी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते ना देखूं। उस बुरे वक्त में जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं भी किसी की मदद करना चाहती हूँ। अम्मा, मैंने तुम्हारी नहीं, तुमने मेरी मदद की है। मैंने तुमसे कभी पगार नहीं मांगी। तुमने और बहू ने मुझे माँ का पूरा सम्मान दिया, लेकिन अब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि एक घर किराए से ले सकूं और अपनी बहन को लेकर वहाँ चली जाऊं। ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द कोई मकान ढूंढ लूँ तुम्हारे लिए। अम्मा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे से निकल गई। फिर रसोई में जाकर अपनी बहन के लिए चाय ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ दिन और अम्मा परमेश्वर के साथ रही। फिर परमेश्वर ने अम्मा के लिए एक नया मकान किराए पर देख लिया और वो अपनी बहन के साथ वहाँ रहने चली गई। जब परमेश्वर जा रहा था तो उसने अम्मा के पैर छूकर कहा, अम्मा, माफ़ कर देना, मुझे कभी कभी मजबूरी में घर की शांति के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। कोई भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना। मैंने घर का किराया दे दिया है और आपके बैंक अकाउंट में भी कुछ रुपए डाल दिए हैं। अब हर महीने आपके खाते में पैसे डालता रहूँगा। बेटा, अपने दिल पर कोई बोझ बिल्कुल मत रखना कि तुमने कुछ गलत किया। बहू गलत नहीं है, उसका कहना बिल्कुल ठीक है। अब मुझे घर की नहीं, बकाई एक सराय की आवश्यकता है जहाँ लोग अपनी जीवन संज्ञा में आश्रय पा सके। अब मेरा यही उद्देश्य है। बहू और बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना और जब समय मिले तो बच्चों को मुझसे मिलाते रहना। परमेश्वर चला गया। अम्मा की बहन का नाम था कमला। अच्छा, खाने पीने से उनकी कमजोरी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अम्मा को वो छोटी कहकर बुलाती थी। कमला की कहानी भी अम्मा से मिलती जुलती थी। कमला के 4 बेटे थे, एक बेटा गांव में और 3 शहर में। पति के मौत पहले ही हो गई थी। बारी बारी से उन्हें हर बेटे के पास रहने का मौका मिला, इसलिए नहीं कि वो सब
माँ के साथ रहना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि कोई हमेशा के लिए उनका बोझ उठाना नहीं चाहता था। इसलिए अपनी इस बोझ को उन्होंने बांट लिया था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। कमला के बच्चों ने अवहेला शुरू कर दी। जिन बच्चों को पालन पोषण करने में एक माँ ना दिन को दिन समझती है, ना रात को रात, हर पल बस बच्चों का ख्याल। लेकिन जब बच्चों की बारी आती है उस माँ का ख्याल रखने को, तो सब बदल जाते हैं। उन्हें कभी रात में माँ के सांस से तकलीफ होने लगती है, तो कभी उनकी बीमारी पर दवाइयों का खर्च, फालतू का खर्चा लगने लगता है। तीनों भाइयों ने आपस में सलाह करके माँ को गांव वाले भाई के पास भेज दिया। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसे भरोसा दिलाया कि माँ का खर्चा वो भेज दिया करेंगे। माँ की शहर में तबीयत अक्सर खराब हो जाती है। उन्हें शहर रास नहीं आ रहा, इसलिए गांव भेज रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पैसे भेजने भी बंद कर दिए। माँ एक बार फिर अपने एक बेटे पर बोझ बन गई। कैसा लगता होगा एक माँ को जो 9 महीने कितने खुशी से अपने बच्चों को कोख में पालती है और कभी उसे बोझ नहीं समझती। लेकिन बड़े होने पर उन बच्चों के लिए माँ एक बोझ बन जाती है। गांव वाले बेटे के पास खुद को खाने के लिए नहीं था, माँ को क्या खिलाता। जब उससे माँ की जिम्मेदारी नहीं उठाई गई तो एक दिन माँ को ट्रेन में बिठाकर छोड़ दिया। बस यही थी कमला की कहानी। अम्मा से मिलकर उसे एक बात की संतोष हुआ कि वो अकेले नहीं है जिसके साथ उसके बच्चों ने ऐसा किया। पहले उसे लगता था कि उसकी परवरिश में कोई खोट है, लेकिन लगता है अब समय बदल रहा है। जैसे इंसान पुराने आउटडेटेड चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहता, वैसे ही एक दिन उसके माँ बाप भी उनके लिए आउटडेटेड हो जाते हैं। काम पर जाते समय अम्मा हमेशा कमला को अपने साथ ले जाती, ताकि घर का अकेलापन उसे अतीत में ना ले जाए। अम्मा ने महसूस किया सबको काम करते देखे कमला थोड़ी मायूस हो जाती थी, क्योंकि वो किसी काम में हाथ नहीं बांटा पाती थी। एक दिन बातों बातों में अम्मा ने पता कर लिया कि कमला बड़े अच्छे अचार बनाती थी। एक तो गरीब घर की थी, तो सब्जी रोज नसीब भी नहीं होती थी। शायद यही वजह से उनके हाथ के बनाए अचार ऐसे होते थे कि रिश्तेदार कहते, कमला जीजी के हाथ का बना अचार हो तो सब्जी किसे चाहिए। बस अम्मा को मिल गया आइडिया। अम्मा ने कमला से अचार बनवाना शुरू कर दिया और बच्चों को पराठे के साथ देने लगी। जैसे बच्चों के बीच अम्मा के पराठे फेमस थे, वैसे जल्द ही कमला दादी का अचार भी फेमस हो गया। अब अम्मा अचार के छोटे छोटे पैकेट बनाकर दुकान पर रखने लगी। अब अम्मा को लगने लगा था कि हर औरत में कोई ना कोई गुण ऐसा होता है कि वो अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर सकती है। उन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी। जब भी छुट्टी का दिन होता, वो शाम को साथ अपने गाड़ी लेकर निकल जाती, कभी किसी रेलवे स्टेशन तो कभी कोई मंदिर। ऐसे बुजुर्ग लोग की तलाश में जिन्हें मजबूरी के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा, या जिनसे उनके बेटे बहू ने जिंदा रहते ही नाता तोड़ दिया। अम्मा के घर में अब कुछ और नए सदस्य जुड़ गए थे। वो कमला को अचार बनाने में मदद करते। देखते देखते कमला का अचार इलाहाबाद में मशहूर हो गया। कॉलेज के बच्चे कहते, कमला दादी का अचार जो चखले एक बार वो खाए बार बार। अम्मा बहुत खुश थी कि अपनी ज़िंदगी के साथ साथ वो दूसरों की ज़िंदगी भी संवार पा रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन जब वो पराठा बना रही थी, किसी ने उन्हें अम्मा कहकर पुकारा। अम्मा ने पराठे बनाते बनाते पूछा, क्या चाहिए बेटा? एक कहानी अम्मा। अम्मा ने नज़र उठाकर देखा, सामने बिरल खड़ा था।
लेकिन उसे पहचानने में अम्मा को कुछ सेकंड का समय लग गया। इन 5 सालों में बिरल काफ़ी लंबा हो गया था। चेहरे पर हल्की मूछी भी आ गई थी। बिरल, हाँ अम्मा, तुम क्यों चली गई हमें छोड़कर? पिताजी जब कई दिनों बाद इलाहाबाद से वापस आए, तुम्हें उनके साथ ना देखकर बहुत रोया था मैं। पहली बार माई को भी तुम्हारे लिए रोते देखा था। तब मैंने जाना साथ रहने में कितने भी आपसी मतभेद हो, लेकिन किसी अपने के दूर जाने पर उसकी कमी बहुत खलती है। अम्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अम्मा मन में सोचने लगी, तो क्या मुन्ना ने मुझे नहीं छोड़ा था? वो चला कहाँ गया था उस दिन मुझे कुंभ के मेले में छोड़कर? कई सवाल अम्मा के जहन में घूमने लगे। मुन्ना उस दिन मुझे कुंभ के मेले में छोड़कर गया कहाँ था? अम्मा, वो तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने गए थे, लेकिन भीड़ में अचानक किसी ने बम होने की अफवाह फैला दी। अफरा तफरी मच गई। उनके आगे चल रहा बच्चा अचानक गिर गया। उसे बचाने के लिए वो नीचे झुके, लेकिन फिर उठ नहीं पाए। लोगों की भीड़ उन्हें रोकती हुई आगे बढ़ती रही। जैसे अचानक अफरा तफरी मची थी, वैसे ही शांत भी हो गई। किसी ने बाबा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। 3-4 दिन वहीं हॉस्पिटल में भर्ती रहे। बाद जब वो ठीक हुए, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने बताया कि मेले में उन्हें एक वृद्धा मिली तो थी, पर कहाँ गई उन्हें नहीं पता। उन्होंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आपका कहीं पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था, अपनी अम्मा को ज़रूर ढूंढूंगा। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया, अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मज़ा आ जाएगा। बस फिर यहाँ चला आया और मुझे मेरी अम्मा मिल गई। अम्मा के आंखों में आंसू थे, मन में पश्चाताप भी, कि उन्होंने अपने बेटे को ऐसा समझ लिया पुलिस वालों के कहने पर। हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की। अम्मा ने बिरल को गले से लगा लिया। उसका माथा बार बार चूमती रही। अम्मा ने उसे प्यार से बिठाया और अपने हाथों से उसे पराठा खिलाने लगी। अम्मा, अब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अम्मा ने मन में सोचा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मुझे ये गलतफहमी नहीं होती तो इलाहाबाद में नहीं रुकती और कुछ लोगों की ज़िंदगी संवारने का सौभाग्य कभी नहीं मिल पाता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप कहानी की भाग 1, भाग 2 और भाग 3 नहीं सुने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं और एक कहानी के साथ, तब तक रहती हूँ, नमस्कार।